हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर खत्म किया था। चैप्टर खत्म करने के बाद अब आज हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइजेस के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस क्लास 8 साइंस की है। चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। करेक्ट। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। ठीक है, कि आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ हिंट्स दे रखे हैं, आपको नीचे की तरफ यहाँ पर क्या करना है, उनको फिलअप करना है। करेक्ट, ये हिंट्स हैं ऊपर की तरफ यहाँ। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड द फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। यानी कि एक ही तरह के प्लांट्स जो कि बहुत बड़े लेवल पर जिनका प्रोडक्शन किया जाता है उनको क्या कहते हैं। इनमें से क्या हो जाएगा, क्रॉप, है ना, उनको हम क्रॉप बोलते हैं। तो यहां हो जाएगा क्रॉप। करेक्ट। देखते हैं आगे। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश 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 ऑफ द सॉइल। यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले सॉइल में एक स्टेप किया जाता है। वो स्टेप कौन सा होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना, है ना। सॉइल को प्रिपेयर करते हैं ना, सॉइल की लूजनिंग करते हैं हम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनमें से देखो क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। देखो तो मैं यहां लिख देता हूं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। करेक्ट। तीसरा देखिए, डैमेज्ड सीड्स वुड डैश 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 ऑन टॉप ऑफ द वाटर। अपनों ने देखा था कि ना जब भी कभी भी सीड्स जो होते हैं ना उनको चेक करना होता है कि कौन से सीड हेल्दी है और नहीं, उनको हम क्या करते हैं, पानी में डाल के देखते हैं। तो जो डैमेज्ड सीड होते हैं ना, ठीक है ना, जो होलो होते हैं वो तो पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। और जो नॉर्मल सीड होते हैं, हेल्दी सीड जो होते हैं, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। करेक्ट है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनमें से देखो फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। देखो प्रिपरेशन तो हमने यूज कर लिया, क्रॉप भी यूज कर लिया। अब क्या बचता है, फ्लोट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स में क्या आएगा, फ्लोट करेंगे, वो सीधी सी बात है, FLOAT, फ्लोट, टॉप ऑफ द वाटर। ठीक है, नीचे लास्ट जो है ये स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश डैश एंड फिल इन द ब्लैंक्स डैश डैश फ्रॉम द सॉइल इज एसेंशियल। अब दो ही बच रहे हैं आपके पास। ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स बच रहे हैं, तो ये आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, देखो फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। यानी कि देखा जाए तो ग्रो करने के लिए क्रॉप्स जो है उसको सनलाइट चाहिए, प्रॉपर वाटर चाहिए और क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। करेक्ट। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, यहां लिख देता हूं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ये चाहिए, तो ये भी कंप्लीट होते हैं। वे सारे के सारे फॉलो देख लीजिए, ये सारा जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर से। चले आगे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैच द आइटम्स इन अ कॉलम ए विच दोज इन कॉलम बी। यानी कि जो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड जो है उनको अपने को मैच करना है। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं, ए की तरफ दे रखा है और बी की तरफ अलग अलग मैचअप्स दे रखे हैं। नंबर फर्स्ट, खरीफ क्रॉप जो होता है वो कौन सी होती है। यहां देखिए खरीफ क्रॉप जो है वो कौन सी होगी, व्हीट, ग्राम, पी, पैडी फील्ड, मेज, इनमें से कौन सा होगा। तो यहां देखिए खरीफ की क्रॉप्स जो होती है वो होती है पैडी एंड मेज। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नंबर सेकंड पे आते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होती है वो कौन सी होती है, व्हीट, ग्राम और पी की। व्हीट, ग्राम और पी, ये रबी क्रॉप्स है। नंबर थर्ड, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं, याद कीजिए, जिनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर इनमें से क्या हो जाएगा, फैक्ट्रीज में क्या बनता है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट बनता है, ये होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। करेक्ट। और नंबर फोर्थ, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं, याद करो ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं वो ऐसे मैन्योर्स होती हैं जो कि बनाए जाते हैं, कहां बनाए जाते हैं, फील्ड्स में बनाए जाते हैं। जो कि ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करके बनाई जाती है, जिसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैन्योर है एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड द प्लांट वेस्ट, इससे बनेगा। ये इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कंप्लीटली मैचअप है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें दो एग्जाम्पल देने हैं ईच के, दो क्यों, हम 2 से ज्यादा भी देंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो होता है उसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए अभी पीछे देखा था, पैडी यानी चावल, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये सारे के सारे जो हैं वो खरीफ क्रॉप्स होते हैं। आप इनमें से कोई भी 2 या 3 याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड रबी क्रॉप्स क्या होती है, रबी क्रॉप्स जो होती है, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसन, ठीक है। ये सारे जो है वो रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। देखो पीछे भी तो यही था, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स है, कौन है, पैडी एंड मेज, देख लीजिए पैडी एंड मेज, है ना। तो ये सारे जो है ये 2 एग्जाम्पल, आप इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन, यानी कि आपको अपने हिसाब से अपनी समझ के बेस पर क्या करना है, आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उसके ऊपर आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स लिखने हैं या एक शॉर्ट पैराग्राफ जो है वो लिखना है। नंबर फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना। आपको पता है जब भी हम सीड्स जो होते हैं वो सो करते हैं उससे पहले हमें सॉइल जो है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, सॉइल की लूजनिंग करनी होती है। किस कारण से सर, ताकि सॉइल लूज हो जाए और सॉइल के अंदर एयर कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाए, ताकि जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए जो एयर चाहिए वो एयर उनको अच्छे से मिले और प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो डीप तक जाए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सुनो, सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी क्रॉप को ग्रो करने से पहले सॉइल की प्रिपरेशन करना जरूरी होता है। इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड द लूजनिंग ऑफ द सॉइल, इसके लिए टिलिंग और लूजनिंग ऑफ द सॉइल जो है वो करना होता है। इट अलाउज टू द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल एंड टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे आर डीप, यानी कि जब सॉइल लूज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स होंगे वो डीप तक जाएंगे और एयर कंटेंट भी अच्छा रहेगा उसके अंदर, तो प्लांट की रूट्स को ब्रीथ करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये होता है सॉइल प्रिपरेशन वाला। उसके बाद सोइंग। अब आपको पता है सोइंग क्या होता है, सीड्स जो होते हैं उनको मिट्टी के अंदर बोना, उसको सो करना, वो सोइंग है, ठीक है। देखो, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग, यानी कि प्रोसेस वो जिसके अंदर सीड को पुट किया जाता है सॉइल के अंदर, उसको हम सोइंग बोलते हैं। द टूल इज यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज फनल शेप्ड, जो ट्रेडिशनली जो पुराने टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता था सोइंग के लिए वो एक फनल शेप्ड था। कैसे, अपनों ने देखा था, याद हो तो, ये यूं फनल शेप्ड था, ठीक है, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट था। यहां पर क्या किया जाता था, सीड्स डाले जाते थे और धीरे 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 क्या होता था, सिंगल सिंगल सीड जो है वो नीचे की तरफ सो होता जाता था। लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस थी, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए थे, इसके लिए बहुत सारा एक तरीके से देखा जाए तो लेबर चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं वो बुल्स जो होते हैं वो यूज में लिए जाते हैं। लेकिन आजकल इसकी जगह क्या करते हैं, हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज लिया है ट्रेडिशनल, ये अब हम कम यूज लेते हैं। नाउअडेज अ सीड ड्रिल मशीन, सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो सीड ड्रिल मशीन जो है वो यूज की जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, ऐसे फनल शेप के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं और एक साथ में काफी सारे सीड्स सो हो जाते हैं और ट्रैक्टर जो होता है वो उसकी हेल्प से किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है, लेबर भी बचता है, ठीक है ना, और टाइम भी बचता है, ठीक है। दिस टूल सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट द प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ, यानी कि ये जो होता है सीड ड्रिल मशीन जो होती है वो क्या करती है, प्रॉपरली एकदम एक जो सीड जो है उनको सो करती है, वो प्रॉपरली क्या करती है, यूनिफॉर्मली, यानी एक साथ बहुत सारे सीड्स सो कर सकती है और सबकी डिस्टेंस भी सेम रहती है। ऐसे नहीं कि कोई सीड्स जो है वो बहुत पास पास में लगे, कुछ सीड्स बहुत दूर नहीं लगे, नहीं, यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका वो होता है और एक पर्टिकुलर डेप्थ में सीड जो है वो चले जाते हैं ताकि उनको कोई भी जो बर्ड वगैरह है वो खा ना पाए, ठीक है। तो ये होता है सीड ड्रिल मशीन से। इसके बाद देखिए वीडिंग क्या होता है, वीडिंग वर्ड आया है वीड से। वीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता है, वीड्स कुछ ऐसे अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं और वो क्रॉप्स के साथ ग्रो करके क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो फिर इसके कारण क्या हो जाता है, क्रॉप प्लांट्स को न्यूट्रिशन ढंग से नहीं मिल पाता है और ये प्लांट्स उसका न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा, क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो देखिए इनको हटाना जरूरी है। Some undesirable plants grow along with the crops and these are unwanted plants called weeds. Correct?
दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीडिंग, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को हटाना वीडिंग है। इसके बाद थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग जो होता है, जो हमने प्लांट्स जो है वो कट किए, उन प्लांट्स से जो सीड्स जो होते हैं उनको अलग करना, वो थ्रेशिंग है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द chaff इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या किया जाता है? प्लांट्स जो है जिनको हमने कट किया है वहां से जो सीड्स होते हैं, क्रॉप सीड्स जो होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। ठीक है, तो यहां पर ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ द फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर जो है वो आपस में डिफरेंट कैसे हैं? ये सेम चीज अपनों ने क्या किया था, लेक्चर में भी बात करी थी इसकी। ठीक है, मैन्योर्स जो होते हैं वो क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उनको डिकम्पोज करके बनाया जाता है। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं यहां पर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो केमिकल होते हैं और उनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? मिनरल्स ज्यादा होता है और मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं और मैन्योर की बात करते हैं, इनमें डिफरेंस देखते हैं। देखो, फर्टिलाइजर्स इज अ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जिनके अंदर आयंस जो होते हैं वो ज्यादा होता है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक है ना, सोडियम, कैल्शियम, जो भी सॉइल को चाहिए होता है, आयंस वगैरह, वो मिनरल्स के अंदर, फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होता है? ये मिनरल्स ज्यादा होते हैं। फिर मैन्योर्स क्या होता है? देखो, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड द प्लांट रेजिड्यूज। ठीक है, इनसे मिलता है मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनको फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, और मैन्योर्स को क्या करते हैं? फील्ड्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं। A fertilizer does not provide any humus to the soil. फर्टिलाइजर जो होता है वो सॉइल को कोई ह्यूमस नहीं देता है, प्रोवाइड नहीं करवाता है। And manure provides a lot of humus to the soil. ठीक है, नंबर 4, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and the potassium. यानी कि जो आयंस जो होते हैं ये इन फर्टिलाइजर्स में ज्यादा होते हैं, और मैन्योर्स जो होते हैं, मैन्योर्स इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। लेस रिच का मतलब इसमें आयंस वगैरह जो होता है, मिनरल्स ज्यादा नहीं होते, बस ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या है? डिस्क्राइब द 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर। यानी कि ऐसे 2 मेथड्स के बारे में बताइए आप जो पानी को कंजर्व करते हैं, यानी कि जिनके अंदर पानी जो है वो ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि पानी का सस्टेनेबल यूज हो, ठीक है ना, सही तरीके से यूज हो वहां पे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं इरिगेशन की। इरिगेशन क्या होता है? द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर असिस्टिंग देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि आर्टिफिशियली मेथड्स, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? क्रॉप्स को पानी दे रहे हैं आर्टिफिशियली। नेचुरल क्या होता है फिर? सर नेचुरल इरिगेशन क्या होता है? रेन, है ना, रेनिंग। अगर रेन होती है तो उनको नेचुरली क्या होता है? पानी मिलता है। लेकिन आर्टिफिशियली अगर हम देते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड है, क्योंकि हम दे रहे हैं, रेन थोड़ी हो रही है वहां पे। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। करेक्ट? द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशंस आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। ठीक है, ये सारे जो है। इसके अलावा 2 मेथड्स व्हिच हेल्प्स टू कंजर्व वाटर आर। अब वो 2 मेथड्स की बात करेंगे जहां पर पानी जो है उसको कंजर्व रखा जाता है। ठीक है, ज्यादा वेस्ट नहीं होता पानी यहां पर। ठीक है, 2 मेथड्स होते हैं, ये दोनों अपने पढ़े थे। देखो, नंबर फर्स्ट होता है स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम एंड द सेकंड होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम क्या होता है? This irrigation system has an arrangement of the vertical pipes which rotating nozzles on the top. याद है, वर्टिकल पाइप से, वर्टिकल पाइप के ठीक ऊपर की तरफ क्या था? रोटेटिंग नोजल लगी हुई थी। ऐसे रोटेटिंग नोजल लगी हुई होती है, वो रोटेट करती है यूं। ठीक है, रोटेट करती है नोजल। जब नोजल रोटेट करती है तो आसपास में सभी जगह पर क्या होता है? वाटर जो होता है वो पहुंच जाता है, सारे प्लांट्स को मिल जाता है। इट इज अ मोर यूजफुल in the uneven and the sandy land where the sufficient water is not available. यहाँ पर ये मेथड उन जगहों पर ज्यादा यूज में लिया जाता है जहां पर सैंडी सॉइल होती है और जहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं पर क्या होता है? जो मिट्टी जो है कहीं पर ज्यादा है
कहीं पर फिर से नीचे की तरफ गई हुई है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वहां पर जमीन के अंदर, तो वहां पर हम वर्टिकल पाइप लगाते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ पाइप लगाते हैं, फिर रोटेटिंग नोजल जो होती है ना वो लगा देते हैं वहां पे, ताकि जो नीचे की तरफ प्लांट है जो थोड़े डाउन में है वहां पर भी उनको उस जगह पर क्या हो, जो भी प्लांट्स है उन सबको वाटर मिल जाए। और दूसरी जगह अगर मैं बात करूं जहां पर थोड़ी सी ऊपर की तरफ है जमीन जो है, सॉइल थोड़ी ज्यादा है, वहां पर जो प्लांट्स जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है, उनको भी मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है? दिस इरिगेशन सिस्टम हैज एन अरेंजमेंट ऑफ पाइप्स or tubes with the very small holes in them of water plants drop by drop just at the base of the root। यानी कि इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, हम पानी जो है वो ड्रॉप करके डालते हैं और सीधा कहां डालते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट के पास में, ताकि वेस्ट नहीं जाए, पानी इधर उधर नहीं जाकर के डायरेक्टली जहां पर जाना है वहीं जाए। क्योंकि रूट्स ही तो होती है जो क्या करती है, प्लांट्स जो है उनकी रूट्स ही तो है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। तो हम प्लांट को रूट्स को फटाफट से पानी दे दें, और कहीं पर पानी डालने से क्या मतलब है। तो ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है, जो रूट्स होती है वहीं पर क्या किया जाता है, वाटर जो है वो डाला जाता है ताकि रूट्स उसको फटाफट एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। इट इज वेरी एफिशिएंट एज अ वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। ये बहुत एफिशिएंट होता है और यहाँ पर वाटर जो है वो वेस्ट नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। अगर गेहूं को खरीफ के सीजन के अंदर उगाया जाए तो क्या होगा। सॉरी, द व्हीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर दिसंबर टू मार्च अप्रैल। आपको पता है जनरली जो व्हीट क्रॉप होती है उसको नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक उगाया जाता है। ठीक है। इट इज ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर्स लेस वाटर। तो उसको विंटर के अंदर क्या होता है, पानी कम चाहिए होता है। ठीक है। इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन, अब खरीफ के सीजन में उगाया जाएगा यानी गर्मियों में उगाया जाएगा, तो क्या होगा, उसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होगा और इसका प्रोडक्शन जो होता है वो भी बहुत डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका सीजन ही नहीं है। इट इज प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज कंसिडरेबली। इसका प्रोडक्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। आगे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन how the soil gets affected by the continuous plantation of the crops in a field। अगर किसी फील्ड के अंदर कंटिन्यूअसली हम क्रॉप्स उगाते जा रहे हैं, एक के बाद जस्ट एक खत्म हुई नहीं कि दूसरी उगा दी, ठीक है ना, जस्ट उसके बाद में दूसरी उगा दी, फिर उसके बाद में तीसरी उगा दी, तो क्या होगा, सॉइल जो होती है ना उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, फिर जो बाद में जो क्रॉप्स उगाई जाएंगी ना उनको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण प्रोडक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो सकता है। इसीलिए एक क्रॉप और दूसरी क्रॉप के बीच में कुछ टाइम तक फील्ड्स जो है उनको फ्री छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वापस से आ जाए। ठीक है। Continuous plantation of crops makes the soil poor in a certain nutrients as the crops take up nutrients from the soil. Correct? The soil becomes infertile, तो soil infertile हो सकती है। It does not get enough time to replenish the nutrients। क्यों? क्योंकि soil को time नहीं मिला replenish होने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए बार बार जस्ट एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप उगाना that is not good। ठीक है ना, उसके बाद कुछ टाइम तक एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप उगाने से पहले क्या होता है, थोड़ा सा टाइम जो है वो फील्ड्स को फ्री देना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस से आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 9 है, व्हाट आर द वीड्स क्या है, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। हम उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। वीड्स क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वीड्स जो होती है वो कुछ ऐसे अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ में ग्रो कर जाते हैं, उनको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो हमारे क्रॉप्स के प्लांट्स के साथ में कंपटीशन करेंगे, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, देखिए, द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स व्हिच ग्रो नेचुरली along with the crops are called weeds. Correct? The growth of weeds can be controlled by adopting many ways। बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन वीड्स की ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, टिलिंग before the sowing of crops helps in the uprooting and the killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil। ठीक है, ये सारे मेथड्स जो होते हैं वो हम यूज ले सकते हैं। Weeds are also controlled by using the certain chemicals called weedicides। तो weeds जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उन प्लांट्स को खत्म करने के लिए हम कुछ केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं। उन केमिकल्स को हम
वीडिसाइड्स केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। वीडिसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, यानी वीडिसाइड्स जो होते हैं उनको स्प्रे कर करके हम वीड्स को मार सकते हैं या उसको खत्म कर सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी शुगर कैन का क्रॉप प्रोडक्शन जो है ना उसके कुछ स्टेप्स दे रखे हैं यहां पर नीचे की तरफ, करेक्ट। ये स्टेप्स जो है ये आगे पीछे दे रखे हैं, आपको अरेंज करना है कि पहला कौन सा स्टेप आएगा और दूसरा स्टेप कौन सा आएगा। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप देख लीजिए आराम से, ठीक है। उसके बाद अपने इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसने दे रखा है सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री, फिर उसके बाद दे रखा है इसने इरिगेशन, उसके बाद दे रखा है इसने हार्वेस्टिंग, उसके बाद दे रखा है सोइंग, उसके बाद दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, फिर उसके बाद प्लगिंग द फील्ड, उसके बाद मैन्योरिंग दे रखा है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले जो होता है वो क्रॉप्स को उगाने से पहले सबसे पहले अपने देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल जो है वो किया जाता है। तो मैं लिख दूं सबसे पहला काम तो क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि जो 5 नंबर स्टेप पे लिया हुआ है सर वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लगिंग द फील्ड, फील्ड को प्लग करना भी तो जरूरी होता है, प्लगिंग द फील्ड, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे आएगा प्लगिंग द फील्ड। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सीड्स जो होता है उनको सो करना, तो देन क्या आएगा, 4th सोइंग द सीड्स, सोइंग आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, सोइंग करने के बाद हम क्या करते हैं, मैन्योरिंग, यानी मैन्योर्स जो होते हैं वो देते हैं, या उससे पहले अगर मैं बोलूं तो इरिगेशन जो होता है वो भी हो सकता है। तो यहां पर पहले मैं बात करूंगा इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन। देन उसके बाद 7 मैन्योरिंग, मैन्योर भी देते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग आएगा उसके बाद, हार्वेस्टिंग, क्योंकि जब क्रॉप्स जो होती है ग्रो हो जाती है देन उसके बाद क्या किया जाता है, उनको हार्वेस्ट से क्या किया जाता है, हार्वेस्टर जो होता है उससे वो उसके सीड्स जो है वो अलग किए जाते हैं। देन जब प्रिपेयर हो जाती है प्रॉपरली, ठीक है, जब जो शुगर कैन है उससे जो चीनी वगैरह जो है वो आर्टिफिशियली हम बना लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो शुगर कैन जो होता है ना उसका जो जूस होता है, शुगर कैन जूस जो होता है उससे आगे चल करके शुगर बनती है। तो वो सारे स्टेप्स यहाँ नहीं दिए गए। उसके बाद शुगर बन जाएगी, देन सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री, उसके बाद क्या होगा, शुगर फैक्ट्री की तरफ भेज दिया जाएगा, जो हमारा शुगर कैन है वो भेज दिया जाएगा। ये स्टेप्स जो होते हैं वो फॉलो अप किए जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो, यानी कि नीचे की तरफ यहां पर कुछ दिए गए हैं, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उनकी हेल्प से आपको यहां पर जो वर्ड्स हैं वो फिलअप करने हैं, ठीक है। ये है वर्टिकली, वर्टिकली अगर बोले तो हमें यहां चलना है इसके पास, ठीक है। और अगर मैं बोलूं अक्रॉस चलना है तो अक्रॉस में चलूंगा ऐसे, करेक्ट। तो देखते हैं पहले वर्टिकली देखते हैं क्या बोल रहा है ये। अप एंड डाउन में क्या चल रहा है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स जो होते हैं उनको वाटर प्रोवाइड करवाना। ये कौन से स्टेप के अंदर आता है, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। तो यहां पर देखो इन दिए गए, आई यहां से दिया गया है ना, आई, उसके बाद आई इरिगेशन हुआ, ये इरिगेशन होता है, यानी कि वाटरिंग टू द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, इट कॉल्ड इरिगेशन। उसके बाद कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर द प्रॉपर कंडीशंस, यानी कि जब हमारे पास जो ग्रेन्स होते हैं उनको लंबे समय तक अगर हमें स्टोर करना होगा तो हम क्या करेंगे, जब हमें प्रॉपरली क्या करना होगा, स्टोर करना होगा, तो हम स्टोरेज की हेल्प लेंगे। स्टोरेज के अंदर क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। तो यहां पर मैं कहां रखूं स्टोरेज, ये रहा देखो, STORG, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सही कर देते हैं, स्टोरेज, करेक्ट, स्टोरेज। उसके बाद सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल, यानी कि एक ही तरह के प्लांट्स, एक ही तरह के प्लांट्स जिनको ग्रो किया जाता है एक ही जगह पर, दैट आर कॉल्ड क्रॉप्स। देखिए क्रॉप्स 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 कहां जाएगा, ये रहा क्रॉप, ठीक है, इसको क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अक्रॉस के लाइन में, ठीक है। मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप्स, यानी मैच्योर्ड क्रॉप्स जो होता है उसके कटिंग के लिए जो मशीन यूज में ली जाती है दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टर, ठीक है ना, हार्वेस्टर, ये रहा देखो,
हार्वेस्टर, हार्वेस्टर यूज किया जाता है, करेक्ट, ये हार्वेस्टर होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4, रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, यानी कि एक रबी की क्रॉप जो एक पल्स भी है, यानी कि एक दाल में भी आती है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा कहां, सॉरी, ये हो जाएगा ग्राम, GRAM, ग्राम यानी चना, चना जो होता है वो आ जाएगा यहाँ पे, ग्राम मतलब चना होता है। एंड द लास्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ, चाफ से ग्रेन्स को अलग करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग, करेक्ट। तो देखिए ये रहा WINNOI, विनोइंग, OWING, विनिंग, करेक्ट, ये विनोइंग होती है, ठीक है। तो यहां पर ये कंप्लीट होता है स्टेप, ठीक है। तो यहां पर ये सारे के सारे जो है वो एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। इन एग्जांपल्स से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।